हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री का वैसे तो फर्स्ट चैप्टर है जो इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। ये पूरा चैप्टर जो है वो इमेजिन पे बेस है। आपका इमेजिनेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा आप सोच सकते हो किसी क्यूब के बारे में, उतना ज्यादा ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्ट बेसिस न्यूमेरिकल है और पूरी तरह इमेजिन पे बेस है। वैसे पूरी केमिस्ट्री ही इमेजिनरी है, हर चीज को इमेजिन ही किया जाके, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म हो या कुछ भी हो, तो ये पूरी केमिस्ट्री ही इमेजिन पे बेस है। लेकिन इस चैप्टर में कुछ ज्यादा इमेजिन अब करना पड़ेगा आपको, और ज्यादातर ये चैप्टर जो है वो क्यूब के पास ही घूमता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं सॉलिड। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले पार्ट में आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर में आप यूनिट सेल, ब्रेवियस लैटिस, इसके बारे में पढ़ोगे। और तीसरे चैप्टर में सॉलिड के जो डिफेक्ट हैं, जो तीसरा पार्ट है इसका, जो सॉलिड के डिफेक्ट हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो पहला पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, कैसे सॉलिड को क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, वैसे एनसीईआर जो बोर्ड का पैटर्न है, ये चैप्टर 4 नंबर कवर करता है। 4 नंबर ये चैप्टर कवर करता है। 4 में एक क्वेश्चन या तो एक नंबर 1, 3 से आ सकता है, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर से और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, या 2 क्वेश्चन 2+2 बन सकते हैं। इस तरह से ये 4 नंबर का जो बोर्ड का पैटर्न है उससे ये 4 नंबर का आता है। कंपटीशन में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड स्टेट में पहला पार्ट सॉलिड स्टेट का पढ़ने जा रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिए बच्चों, आप लोग बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो। जो सॉलिड जो फिजिकल बेसिस क्लासिफिकेशन है, जो मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल बेसिस पे। और मैटर को दो तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों मैटर के पार्ट हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि इन दोनों में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ये तीनों पार्टिकल के बने होते हैं, एटम के बने होते हैं। तो इन तीनों में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर दूर होते हैं, सॉलिड कंपेरिजन में दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर होते हैं। इस तरह से पार्टिकल होते हैं। जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल का अरेंजमेंट मैटर में इस तरह से होता है कि वो मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही पास पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं। लिक्विड में उससे दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। तो सॉलिड में जो गैप है, पार्टिकल का बीच का गैप, जिसे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। और जो अट्रैक्शन फोर्स है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये स्पेस ज्यादा होता है, और फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल के बीच का वो कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। गैस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और फोर्स बहुत कम होता है। तो इन दोनों को कंबाइंडली हम फ्लूइड कहते हैं। इनमें प्रॉपर्टी होती है फ्लोइंग, बहने की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड और गैस दोनों में फ्लोइंग की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए दोनों को हम फ्लूइड, एक टर्म लेते हैं फ्लूइड, इन दोनों को फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती। सॉलिड में रिजिडिटी पाई जाती है, रिजिड होते हैं। इनके पार्टिकल फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इनके पार्टिकल फ्री मूव करने के नहीं होते, ये खाली अपनी जगह पर ऊपर नीचे
ऑसिलेशन कर सकते हैं, अपनी ही स्पेस पर फिक्स पोजीशन पे दोनों तरफ ऑसिलेशन कर सकते हैं। लेकिन इनके पार्टिकल मूव एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूव होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, बहुत कम होता है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। इनमें जो मोशन होता है, मोशन तो नहीं होता, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेशन करते रहते हैं। किसमें? सॉलिड में। तो ये है सॉलिड लिक्विड गैस। जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते आ रहे हो, यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ये रिजिड होते हैं, इनका शेप फिक्स होता है। लिक्विड और गैस तो पढ़ना ही नहीं, चैप्टर में ही नहीं है। तो मेन आपको सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ना है, जो आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है, जो इंटरमीडिएट का टॉपिक है, वहां से शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिए बच्चों, सॉलिड बना, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पार्टिकल से मिलकर बना है या एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसी एटम जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके अरेंजमेंट की बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉप होते हैं, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉप, एमॉर्फस इलेक्ट्रॉप, इस तरह से आप पढ़ के आए हो क्लास 10th में। यहां भी देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट की बेसिस पे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैटर्न होगा, उस हिसाब से सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोग कायदे से पढ़ो, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पार्ट है सॉलिड स्टेट का, आप यहीं पे इसी वीडियो लेक्चर में आप समझ जाओगे। सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रिस्टलाइन, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है बच्चों, सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिस पार्टिकल से सॉलिड बना है, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसमें कुछ नई बातें आप जानोगे, अच्छी अच्छी बातें, नई नॉलेज जानोगे क्या होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, देखिए बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका जो शेप होता है ये फिक्स शेप होता है, ये फिक्स शेप का होता है, फिक्स शेप का होता है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ये फिक्स शेप का नहीं होता। एमॉर्फस जो है एक ग्रीक वर्ड है। एमॉर्फस जो है, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानते हैं हम। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका शेप फिक्स होता है, एमॉर्फस जो है, 1 मिनट, एमॉर्फस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। एमॉर्फस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है नो फॉर्म, नो फॉर्म। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। एमॉर्फस जो है इसका डेफिनेट शेप नहीं होता। ये क्यों नहीं होता इसको मैं वही बताता हूं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स शेप के होते हैं, एमॉर्फस का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आते हैं। देखो यहीं पे इन दोनों का डिफरेंस सीख लीजिएगा। जैसे ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखिए, ये जो शेप होता है इनका रेगुलर शेप होता है, शेप इनका रेगुलर होता है। इनका शेप रेगुलर नहीं होता, डू नॉट हैव शेप।
इनका शेप जो है एक पैटर्न के हिसाब से होता है, मतलब एक डेफिनिट पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। यहां पे एक नया टर्म आप सीखोगे, एक नया टर्म सीखोगे तुम, लॉन्ग रेंज पैटर्न, शॉर्ट रेंज पैटर्न, शॉर्ट रेंज पैटर्न। यहां पे दो टर्म आप सीखिएगा, लॉन्ग रेंज पैटर्न और शॉर्ट रेंज पैटर्न, या लॉन्ग रेंज पैटर्न या ऑर्डर, या शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दो टर्म सीखिएगा। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक रेगुलर पैटर्न, मतलब जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी पढ़ी है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी का फिर से प्रेजेंट हो जाना पीरियोडिसिटी कहलाती है। इसी तरह इनका पैटर्न भी पीरियोडिकली होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं फिर से रिपीट होते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ये है, ये पार्टिकल हैं, ये एक सॉलिड है। अब देखिए, एक रेगुलर पैटर्न मतलब पहले ए आए, फिर बी आए, ए आए, बी, ए बी, ए बी, इस तरह से लंबा यही सेम पैटर्न फॉलो होता जाता है। अगर यहां, अब देखिए, अगर यहां नीचे आए तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी, ए, इस तरह से ये पैटर्न, रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। बी के बाद ए, ठीक है, फिर बी के बाद क्या आएगा, ए, बी, ए, फिर इसके बाद क्या आएगा, बी, ये इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। इनका पैटर्न जो होता है फिक्स होता है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में ये फिक्स होते हैं। अगर यहां पे मान लो एक, जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl है, तो अगर ये Na यहां पे आएगा तो Cl यहां पे आएगा, फिर NaCl, मतलब कि हर पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, अगर आप NaCl का लो, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड तो बहुत होते हैं, आयरन भी एक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड भी ऐसे ही होते हैं। तो अगर सोडियम है, सोडियम के बाद क्लोरीन आएगा। अब सोडियम जो है वो क्लोरीन से चारों तरफ से घिरा होगा और क्लोरीन सोडियम से चारों तरफ घिरा होगा। तो इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न को ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉलो करते हैं। तो इनके पैटर्न को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जब एक रेगुलर पैटर्न को ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए, इस तरह से जो फॉलो करेंगे, ए बी, इस तरह से ए बी, इस तरह से हर तरफ से ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और एक फिक्स इंटरवल के बाद इनके जो सेम जो पार्टिकल हैं वो फिर से प्रेजेंट होने लगेंगे। तो ये पीरियोडिकली एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस पैटर्न को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन जो ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनमें कोई फिक्स नहीं होता। अगर मान लीजिए ये एक एमॉर्फस सॉलिड है, सपोज कीजिए ये एक एमॉर्फस सॉलिड है। एनसीईआरटी से देखिएगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा, वहां पे बहुत स्ट्रक्चर दिया है 3 डायमेंशनल में, तो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसमें देखिए, अब देखिए इसमें एक रेगुलर पैटर्न है, इसमें अगर ये ए आया हो सकता है ये बी आ जाए, लेकिन फिक्स नहीं है। फिर ए आ जाए, फिर बी आ जाए, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाएगा, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर भी आपको लग रहा है कि ये रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहां तक तो फॉलो किया, लेकिन उसके बाद पैटर्न क्या हुआ, बिगड़ आया। फिर यहां पर आपको कोई फिक्स नहीं कौन सा पार्टिकल आएगा, यहां पर बी भी आ सकता है और यहां पे ए भी आ सकता है, फिर ए इस तरह से भी आ सकते हैं, फिर बी ए, इस तरह से कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह से इसमें फिक्स्ड है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो पहले तो आपको लगा कि ये रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आके पैटर्न क्या हो गया, बिगड़ गया। तो इसे कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो वो सॉलिड जिनमें रेगुलर शेप हो, डेफिनिट पैटर्न हो और लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव रेगुलर शेप, इनमें शेप डेफिनेट नहीं होता, इनमें कोई पार्टिकल में पीरियोडिसिटी नहीं पाई जाती। एक रेगुलर मतलब कि ए के बाद बी, ये जरूरी नहीं है, ए के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद फिर बी भी आ सकता है। इस तरह से ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, इनका ऑर्डर जो है वो लॉन्ग रेंज जो है बीच में ब्रेक हो जाता है, इसलिए इनको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, उतार सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, एमार्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इनमें इनके ऑर्डर में पीरियोडिसिटी पाई जाती, पीरियोडिकली चेंज होते हैं, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम पार्टिकल फिर से प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसलिए इनके ऑर्डर को आप कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखते हैं। उसके बाद ये तो हो गया अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत इंटरेस्टिंग है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब देखिए इनमें टेम्परेचर क्या, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनके शार्प होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एक रेंज में होते हैं, मतलब कि यहां पे मेल्टिंग पॉइंट आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो, यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट की आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो, शार्प होते हैं। लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होते हैं, रेंज, एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, रेंज में होते हैं। मतलब देखिए आप ऐसे समझो, अगर मान लो ये ग्राफ बना रहे हैं, यहां समझ जाओगे आप, एक टेम्परेचर और टाइम का हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप हीट करेंगे, किसी सॉलिड को आप हीट करेंगे, तो पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर ग्राफ ये बढ़ेगा। ये वैल्यू आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, मतलब जो ये पॉइंट जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट रहेगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर तो सॉलिड स्टेट होगी, यहां पर और यहां पर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों स्टेट होगी। और यहां पर लिक्विड स्टेट होगी, ये स्टेट जो है ये लिक्विड स्टेट होगी। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट होगी। तो अब यहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। आपको एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे जो आयरन है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1327 होता है, जो Fe का मेल्टिंग पॉइंट है वो 1327 होता है, 1327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आयरन का होता है। अब देखिए इससे बात पता क्या चलती है, ऐसा नहीं कि 1327 तक गर्म किया आपने आयरन को, वो फौरन मेल्ट हो जाएगा। जब तक पूरा आयरन मेल्ट ना हो जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर 1327 इसको दिया जाएगा। याद रखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो जैसे होते हैं उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट पर तब तक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया जाएगा जब तक वो पूरे के पूरे मेल्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर 1327 किया और उसके बाद टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया कि वो मेल्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है।
जब तक पूरा का पूरा, देखिए ग्राफ दिख रहा है, यहां पे सॉलिड टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद जब इसका मेल्टिंग पॉइंट मिल गया, मेल्टिंग पॉइंट पे लगातार हीट दी गई, लगातार हीट दी गई, उसके बाद ये कंप्लीट लिक्विड में बदला। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, समझ में बात आई? ठीक है, ये जो हीट दी गई इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? जो ये हीट, अब देखिए यहां से टेम्परेचर, यहां तक तो हीट दी गई, बहुत कायदे समझिएगा, यहां तक टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। आप हीट दे रहे हो, कांस्टेंट हीट दे रहे हो, क्योंकि अगर हीट कांस्टेंट नहीं करोगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो ये मेल्ट नहीं हो पाएगा। जब तक पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट ना हो जाए, आप इसको कांस्टेंट यही टेम्परेचर, अगर मान लो आप आयरन को हीट कर रहे हो, आयरन को मेल्ट कर रहे हो, तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब 1327 पहुंच जाएगा तो उसके बाद इतना ही टेम्परेचर लगातार आप देंगे, तब ये जाके लिक्विड में बदलेगा। ठीक है, तो यहां तो टेम्परेचर बढ़ा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो जो हीट दी वो गई कहां? हीट दी वो गई कहां? वो इसमें कंजर्व हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के फॉर्म में। तो इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट होती है, लेकिन इसकी अलग अलग रहती है, इसकी कांस्टेंट नहीं होती। एक डिफरेंस ये भी लिख लीजिएगा आपने। ये हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट पर यूनिट मोल ऑफ क्रिस्टल, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट पर यूनिट मोल ऑफ पर यूनिट मास ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। हीट जो आप दे रहे हो वो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा? जो ये हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, वो कहां कंजर्व होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में कंजर्व होगी। तो ये है सॉलिड का कर्व, शार्प होता है, एग्जैक्ट शार्प वैल्यू होती है। लेकिन अगर यही ग्राफ इसका खींचो, यही ग्राफ अगर इसका खींचो, तो ये ग्राफ इस तरह नहीं आएगा, इनका ग्राफ आएगा इस तरह से ग्राफ आएगा। अब देखिए, यहां से मेल्ट होना शुरू किया और यहां तक मेल्ट हुआ, तो ये पूरा एक रेंज आई, ये पूरी रेंज आई, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया, पूरी रेंज मिल रही है, एक पूरी रेंज मिली। मैं मान लो या 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेल्ट होना तो शुरू हो गए, मेल्ट होना शुरू हो गए, ये मेल्ट होना शुरू नहीं हुआ। देखिए यहां से यहां तक सॉलिड ही है, यहां से यहां तक मेल्टिंग पॉइंट तक सॉलिड ही है, लेकिन यहां सॉलिड क्या है? यहां पे ये मेल्ट होना शुरू हो गया, यहां पे मेल्ट होना शुरू, ये पूरा मेल्ट होना शुरू हो गया। इसलिए इनको, जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनको मोल्ड करके डिफरेंट स्ट्रक्चर में बदला जा सकना आसान है, क्योंकि जैसे ही आप हीट करना शुरू करोगे ये पिघलने लगेंगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनमें एक कांस्टेंट वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू, शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट। इनको आप हीट देना शुरू करोगे तो ये गलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए पूरी रेंज मिल रही, यहीं से ये गलना शुरू हो गए, लेकिन इनका नहीं है। यहां पे जो ये होंगे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो इनकी एक रेंज मिल रही, यहां से यहां तक इनकी एक रेंज मिल रही है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती, एक रेंज होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात? चलिए, ये तो हो गया आपका हीट वाला। और एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर। नेचर नेचर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए, ये आपका सॉलिड है क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है एक, ठीक है। पैटर्न माना ए बी ए बी ए बी ए बी
फिर ए के बाद आएगा बी, फिर बी के बाद ए बी ए बी ए बी ए, फिर बी के बाद ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। फिर बी ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई दो डायरेक्शन माने, यहां पे कोई दो डायरेक्शन माने, अगर हम एक डायरेक्शन ये मान लें, एक डायरेक्शन ये माने और एक डायरेक्शन ये माने, ये देखिए डायरेक्शन माने, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन में ए बी आ रहा है और इस डायरेक्शन में सब ए आ रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन मान लें, सब बी वाले आ रहे हैं, तो पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आर आई, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इनकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं आती। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इन सब की वैल्यू दोनों, अगर इस डायरेक्शन में नापेंगे तो वैल्यू अलग आएगी क्योंकि इसमें पैटर्न अलग है, और अगर इस डायरेक्शन में हम नापेंगे, इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो इसकी वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग आई क्योंकि इसमें पैटर्न अलग है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में नापेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग आती है क्योंकि इस डायरेक्शन में पार्टिकल का पैटर्न अलग है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल का पैटर्न जो है वो अलग है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में इनकी जो वैल्यू है फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रॉपिक मतलब अगर एमॉर्फस सॉलिड ले, तो आप सॉलिड ले, इसमें क्या है, पार्टिकल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। बी के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, बी के बाद बी भी आ सकता है, ए, ये बी 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 इस तरह होती है। अब यहां पे ए भी आ सकता है और ये बी, तो अगर इनमें दो डायरेक्शन में वैल्यू नापें तो ये माना जाता है कि इनमें हर डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल का कोई रेगुलर ऑर्डर ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते हो कि एक पार्टिकल के बाद दूसरा जो पार्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा। तो इसे मान लिया जाता है कि इनके हर डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो सेम है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम होती है, क्योंकि इनको आपको मालूम ही नहीं है कि एक ऑर्डर के बाद दूसरा कौन आएगा। इसमें आप बता सकते हो कि ए के बाद बी, Na के बाद Cl आएगा, Cl के बाद Na आएगा, लेकिन इसमें आप बता नहीं सकते हो। इसलिए मान लिया जाता है कि इनके हर डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो सेम है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी से वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम आती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आपके आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक है। एक बात और समझा दे रहा हूं बस। देखिए, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनको ट्रू सॉलिड कहते हैं। इनको ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। और ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, झूठे स्यूडो सॉलिड होते हैं, झूठे सॉलिड कहते हैं इनको। और इनको एक और नाम दिया जाता है सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, याद रखिए एमॉर्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिक्विड स्टेट से मिलता जुलता होता है, लिक्विड स्टेट से मिलता जुलता होता है। और ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, जैसे सुपर कूल्ड बहुत ठंडा, जैसे बर्फ है बहुत ठंडा, जैसे वो फ्लो करता है, बर्फ फ्लो करता है, धीरे धीरे फ्लो करता है ना, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, इसलिए ये सुपर कूल लिक्विड की तरह धीरे धीरे फ्लो करते हैं, इसलिए इनको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो लिक्विड से की तरह होता है।
तो इनको स्यूडो सॉलिड कहते हैं और सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सुपर कूल लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। लिक्विड फ्लो करता है, अगर सुपर कूल लिक्विड होगा, लिक्विड सिंपल लिक्विड तेजी से फ्लो करेगा, सुपर कूल लिक्विड धीरे धीरे फ्लो करेगा, इसलिए इनको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। अगर जो ग्लास है, जो आप विंडो में या डोर में जो ग्लास लगाते हो, उसका क्या है, वो अगर मान लो शीट ली, अगर मान लो ये 1 mm की शीट है, ये 1 मीटर की शीट, 1 सेंटीमीटर मोटी शीट है, ठीक है। क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों शीट बराबर होगी, ऊपर और नीचे शीट दोनों, ये बिल्कुल रियल चीज बता रहा हूं, ऊपर और नीचे शीट जो है बिल्कुल बराबर होगी, थिकनेस भी बराबर होगी। थिकनेस जब शीट बनाई जाती है तो थिकनेस उसकी बिल्कुल सेम होती है। लेकिन अगर इसको आप किसी विंडो में लगा दे, विंडो में इस तरह लगेगी शीट, और आप इसको ऑब्जर्व करो, फौरन नहीं, अगर 10-15 साल बाद ऑब्जर्व करो तो ये देखोगे जो नीचे का हिस्सा है, निचले का हिस्सा है वो स्लाइटली थिकर हो जाएगा ऊपर के हिस्से से। नीचे का हिस्सा जो है वो ऊपर के हिस्से से थोड़ा सा थिकर हो जाएगा। मान लो अगर ये पूरा 1 सेंटीमीटर था तो ये बचेगा 0.98 और ये हो जाएगा 1.02, इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ऊपर के हिस्से से नीचे, क्योंकि ये धीरे धीरे, शीशा जो है वो ग्लास जो है वो धीरे धीरे फ्लो करता है, शीशा जो ग्लास जो है वो धीरे धीरे फ्लो करता है, ठीक है। इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल जो है आयरन हो गया, NaCl हो गया, जितने मेटल्स हैं सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। और एमार्फस सॉलिड आपका वुड हो गया, सॉरी एमार्फस आपके प्लास्टिक हो गई, क्वार्ट्ज ग्लास हो गए, इस ग्लास हो गए, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एमार्फस सॉलिड के एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आ गई बात, दोनों में डिफरेंस पता चल गया, एमार्फस और क्रिस्टलाइन में अच्छे से आ गया होगा, कोई रटने की जरूरत नहीं, ये वीडियो देख लीजिए, अपने आप सब कुछ समझ जाओगे आप। अब एक चीज और, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो आपने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर सेकेंड है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। नंबर थर्ड है मेटेलिक सॉलिड, थर्ड है मेटेलिक सॉलिड। नंबर फोर्थ है कोवैलेंट सॉलिड, और नेटवर्क सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क सॉलिड, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नंबर थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब ये चीजें जितनी भी है आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। नॉन पोलर मतलब जैसे H2, जब कोवैलेंट बॉन्ड 2 सेम मॉलिक्यूल के बने, H2, O2, N2, ठीक है। अब देखिए H2 और H2 में तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन जब H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा तो ये किससे बंधा होगा, वंडर वाल फोर्स से बंधा होगा, लंदन फोर्स, ठीक है। वीक फोर्स से, लंदन फोर्स से बंधा होगा, वंडर वाल फोर्स से बंधा होगा, तो इसे क्या कहेंगे, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। ये लिक्विड या गैसेज स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे गैसेज स्टेट में होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, ये सब डिफरेंट प्रॉपर्टी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट, जब इनमें
मॉलिक्यूल किससे बने होंगे? वैन डर वाल फोर्स से बने होंगे, वैन डर वाल्स। पोलर में, पोलर क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2O, जब कोलन बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच बने, जैसे H2O में क्या होगा? H ये इस तरह से बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाता है। तो क्या होगा? दोनों के बीच क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। तो डाइपोल, तो ये क्या होगा? क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। जैसे H2O, NH3, HF, इस तरह से HCl। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। जब हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बंधा हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे वाटर में इस तरह से ये क्या होगी? ये क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये हम दोहराने की जरूरत नहीं है। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हो, जैसे NaCl, इसमें एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये क्या हो? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, लेकिन मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बने हो तो आयनिक सॉलिड हो जाएंगे। ये सब पढ़ चुके हो आप केमिकल बॉन्डिंग में। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है? मेटल सॉलिड में दो चीजें होती हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को, जैसे सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसमें या तो पॉजिटिव आयन होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे। जो पॉजिटिव आयन होता है इसे कहते हैं कर्नेल्स। पॉजिटिव आयन जो कहते हैं, जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बचा हुआ पार्ट जो होता है वो कहलाता है कर्नल्स। कर्नेल्स, KERNELS, एक में स्पेलिंग देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, कर्नेल्स, ALS होगा, कर्नेल्स। जब किसी एटम से, किसी मेटल से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट कहलाता है कर्नेल्स। ठीक है, तो इसमें या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या कर्नेल्स होंगे। ये बिल्कुल इस तरह होता है कि मेटल्स में बिल्कुल जैसे समुद्र में पानी होता है, इसीलिए मेटल को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे समुद्र में पानी होता है, इस तरह मेटल जो होते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। तो यही मेटल बॉन्ड बनाते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी में चले जाते हैं, कंडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में, जो ये पॉजिटिव आयन बचता है यही क्या कहते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटल मेटल के बीच बॉन्ड क्या होगा? वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, जब नेटवर्क सॉलिड मतलब एक जाल, नेटवर्क का जाल, जैसे आपने पढ़ा होगा डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल डायमंड। इसके एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन जाए जब कोवेलेंट बॉन्ड, ये ज्यादातर नॉन मेटल के बीच में होता है, जब एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन जाए तो उसे कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। ये इसके एग्जांपल कौन है? डायमंड और ग्रेफाइट। इन्हें जिएंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जिएंट मॉलिक्यूल बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, याद रखना। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, ये दोनों जिएंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो जिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। ये सब आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, इससे ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन था सॉलिड का, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम यूनिट सेल पढ़ाएंगे, ब्रेवियस लेटिस पढ़ाएंगे, डिफरेंट आपको पैकिंग फ्रैक्शन ये सब निकालना बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।